हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप क्लास 11 से क्लास 12 में आ चुके हैं। अब आप क्लास 12 में आ चुके हैं बेटा, तो अब आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर दुगनी मेहनत करनी है और डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ और सिस्टमैटिक तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। मेरे बच्चे, जो हमारा सेशन है वो 2025 एंड 26 है। आज अप्रैल 2025 में ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये एप्लीकेबल होगा 31 मार्च 2026 के लिए, यानी जिनका नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2026 में पेपर है उनके लिए ये लेक्चर बोलते हैं ना इक्विवेलेंट एप्लीकेबल है। तो मेरे बच्चे देखो, बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि अगर आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, डिसिप्लिन के साथ लेक्चर्स देखते रहेंगे, तो आपको एंड में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अपना टारगेट जो बनाना है वो बनाना है बोर्ड एग्जाम्स में अकाउंट्स पेपर के लिए, वो बनाना है 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। आप 100 से नीचे का मत सोचो। मुझे पता है कई बच्चों को लगता है कि सर मैं सर 100 लेकर आऊंगा मैं। यस बेटा, आप ही लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आप अंदर से ठान लो ना, अपने अंदर से इनर बोलते हैं ना, जो आपकी बोलते हैं कि सोल होती है, अगर वो ठान ले कि यस हमने करना है तो करना है ना, हम नहीं रुकेंगे। और डिसिप्लिन के साथ अगर आपने पढ़ाई कर ली ना बेटा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप एट द एंड ऑफ, जब भी आप अपना अकाउंट्स का पेपर देने जाएंगे, तो आप बेटा अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर फोड़ के आओगे मस्त तरीके से। पर वही बात है, आपको डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो डिसिप्लिन तो जरूरी है, पर सिस्टमैटिक होना भी जरूरी है, क्योंकि सिलेबस के अंदर अगर आप सिस्टमैटिक रहेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। देखो, आपकी सक्सेस में ना एक अच्छे टीचर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो मेरे हिसाब से 25% से ज़्यादा नहीं होता। 75% आपकी अपनी मेहनत है, 25% एक अच्छे टीचर का गाइडेंस यानी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मेरे बच्चे, अगर एक अच्छा टीचर आपको एक बोलते हैं ना कि अच्छा पाथ बता दे, सिस्टमैटिक तरीका बता दे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सेशन 2025 एंड 26 है, जो अप्रैल 2025 से हमारा ये लेक्चर, ये बैच स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च एंड 2026 में जाकर ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो ऑनलाइन बैच है 25 एंड 26 के लिए, इसमें हमें अकाउंट सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, देख रहे हैं मेरी लेक्चर को पहली बार, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पूरे साल भर ना बेटा अकाउंट्स में 4 यूनिट कवर अप करनी है। पहली यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, फिर है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज यूनिट 2, फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फिर यूनिट 4 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बात करूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो कि यूनिट 1 है, यहाँ से बेटा 36 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, 24 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो यहाँ से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यूनिट 4 जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यहाँ से बेटा स्पेसिफिकली 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इनको सम अप करते हो तो 80 मार्क्स का पेपर आपका बनता है। इसका मतलब ये है कि बोर्ड एग्जाम्स में जो पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, प्रैक्टिकल वर्क होगा, जो आपको स्कूल में देना होगा। उसके आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको अपनी फाइल वगैरह बनानी होती है, जहाँ पर आपका वाइवा वॉइस होता है, एक रिटन टेस्ट भी होता है। तो वो आपकी स्कूल मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं वो 20 मार्क्स। बट यस, अगर आप एक अच्छे स्कॉलर हो, ठीक ठाक पढ़ते हो, अपने टीचर्स के साथ अच्छे से बना के रखते हो, तो ऑब्वियस ही बात है 20 आउट ऑफ 20 भी वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। हमारी जो जर्नी स्टार्ट होगी ना बेटा, वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में होगी, ठीक है। याद रखना, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म जो ये पूरी यूनिट है, इसके अंदर हमारे पास मोस्टली 7 चैप्टर्स हैं। और इन 7 चैप्टर्स को बोलते हैं ना कि पढ़ने के बाद हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारे पास यूनिट 2 है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इसके अंदर हमारे पास 2 चैप्टर हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। इनको पढ़ते साथ ही हमारा यूनिट 2 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यूनिट 3 की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 चैप्टर हैं। इनको पढ़ते साथ ही हमारा ये यूनिट 3 भी खत्म हो जाएगा। और जो यूनिट 4 है, ये अपने अपने यूनिट भी है और चैप्टर भी है। इसको पढ़ते साथ ही हमारा ये यूनिट 4 भी खत्म हो जाएगा। बोलो, बात समझ में हो गई। हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा ना बेटा, वो सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से स्टार्ट होगा, जहां पर हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यानी अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। पर इसको पढ़ाने से पहले मेरे बच्चे, इसको पढ़ाने से पहले मेरे बच्चे, मैं आपके साथ ना कुछ बेसिक बात कर लेता हूँ, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। जैसे कि रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी बच्चा बेटा देखो, जब अकाउंटिंग करेगा ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं, है ना। देखो, आपको पता है अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, क्लास 11th में भी पढ़कर आए थे ना, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज अ
लैंग्वेज, तो लैंग्वेज भी है अकाउंटिंग। तो यहाँ पर मेरे बच्चे याद रखो कि अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज होती है वो डेबिट क्रेडिट की होती है। तो यू हैव टू नो वेरी वेल कि कौन सी चीज़ें डेबिट होंगी, कौन सी चीज़ें क्रेडिट होंगी, ठीक है। और अगर आपने इसमें एक्सेल कर लिया ना, तो अकाउंट्स के हर एक मूवमेंट पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज डेबिट क्रेडिट आपका क्लियर है। तो देखो हमारे पास ना अकाउंटिंग को करने के दो रूल हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशनल। तो हम थोड़ा थोड़ा दोनों ही डिस्कस करते हैं। वैसे ना मोस्टली हम अपने पूरे लेक्चर्स में मॉडर्न रूल्स यानी गोल्डन रूल्स ही फॉलो करेंगे, बट कहीं कहीं पे कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं अकाउंट्स के अंदर जहां पर वो ये पूछता है कि बताओ इस अकाउंट का स्पेसिफिक नेचर क्या है। तो जब किसी अकाउंट का नेचर पूछा जाता है ना, तो उसका आंसर रियल, पर्सनल और नॉमिनल के कंटेक्स्ट में देना होता है। इसलिए आपको ट्रेडिशनल रूल भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलते ना दोनों ही आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो मॉडर्न रूल्स की बात करें, जो कि बेसिकली हम अकाउंटिंग करते वक्त यहाँ पर इसको लगाने वाले हैं। हम पूरे अपने सेशन में मॉडर्न रूल ही लगाएंगे, याद रखना, ठीक है। तो देखो मॉडर्न रूल क्या कहता है कि अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आपको 5 अकाउंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जो कि है एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल। अब आपको पता है एसेट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, जिसमें बिजनेस का लीगल राइट होता है, जिसको बिजनेस अपने ऑपरेशन यानी अपने धंधे में यूज करती है। और उन प्रॉपर्टीज को यूज कर कर बिजनेस क्या जनरेट करती है, रिवेन्यू यानी सेल्स जनरेट करती है, इनकम जनरेट करती है। तो जो एसेट्स हैं, वो प्रॉपर्टीज हैं, वो आपके बोलते हैं ना कि आपका उनके ऊपर लीगल राइट है, और इनको आप यूज करते हो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए, ठीक है। बात करें एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस का मतलब होता है लाइक अगर आप कोई भी अपने डे टू डे ऑपरेशन को करने के लिए, ऑब्वियसली बात है बिजनेस करोगे तो डे टू डे ऑपरेशन यानी धंधा करोगे, ऑपरेशन मतलब धंधा, धंधा करोगे तो डे टू डे कुछ ना कुछ तो आपके खर्चे होंगे ही ना, जैसे गुड्स खरीदना, ठीक है, उनमें मैन्युफैक्चरिंग करना, फिर उनको फिर बेचना। तो खरीदने से लेके बेचने तक बिजनेस कुछ ना कुछ तो खर्चे करती रहती है, ठीक है। तो गुड्स खरीदना, सर्विसेज खरीदना, उनके लिए पेमेंट करना, दैट इज नोन एज एक्सपेंसेस। तो एसेट के एग्जांपल अगर आपसे पूछूं कि एसेट के एग्जांपल क्या है, तो आप दे सकते हो जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है। आपके हो गया गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, ये सब एसेट ही होते हैं आपके, ठीक है। एक्सपेंसेस की बात करें, जैसे कि गुड्स परचेज करना, ठीक है, वर्कर्स को वेजेस पे करना, ठीक है, कैरिज वगैरह पे करना, कैरिज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा वगैरह होता है, कैरिज वगैरह, कैरिज फ्रेट पे करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, कमीशन पे करना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होता है, क्योंकि आप अपने फिक्स एसेट को लगातार यूज करते हो तो एसेट्स की वैल्यू ओवर द पीरियड डाउन भी होती है, डिक्रीज भी होती है, एफिशिएंसी लूज करते हैं फिक्स एसेट अपनी, क्योंकि आप उन्हें डे बाय डे यूज कर रहे हो, तो उन पर डैप भी लगता है यानी डेप्रिसिएशन भी लगता है। तो डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंस है। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं बेटा जो बिजनेस में होते रहते हैं। तो देखो एसेट और एक्सपेंस में ना देखो एक सिमिलरिटी है कि दोनों में पैसा जाता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें भी पैसा जाता है, और अगर आप अपने बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन को करने के लिए भी खर्चा कर रहे हो ना, तो वहां पे भी आपका पैसा जाता है। और दोनों में क्योंकि पैसा जाता है, आउटफ्लो होता है, इसलिए दोनों के बैलेंसेस डेबिट है। बट बात करें इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल के, तो इनकम का मतलब आपको पता है कि जब हम बेसिकली बिजनेस इनकम कहाँ से जनरेट करती है, रेवेन्यू से। रेवेन्यू बोले तो सेल्स, जब बिजनेस सेल्स करती है तो बिजनेस को इनकम होती है, ठीक है। तो गुड्स को सोल्ड करना, गुड्स मतलब समझते हो ना, जिसमें बिजनेस डील करती है। अगर मेरा क्लोथ का बिजनेस है तो मैं अगर क्लोथ बेच रहा हूँ तो वो मेरे लिए गुड्स है। तो वही बात है कि अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ, ठीक है, गुड्स बेच रहा हूँ, तो वहां से मुझे इनकम होगी, ठीक है। अगर मैं किसी को अपनी सर्विसेज बेच रहा हूँ तो वहां से मुझे इनकम होगी। अगर मैंने कहीं बैंक में या किसी बोलते हैं ना कि एरिया में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वहां से मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वो भी मेरी इनकम है। तो कहने का मतलब है कि इनकम हमें मिलती रहती है डे टू डे ऑपरेशन के अंदर। तो डे टू डे ऑपरेशन में आप खर्चा भी करते हो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, और डे टू डे ऑपरेशन से आप इनकम भी जनरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और बात करी जाए लायबिलिटीज, तो अगर हम कहीं से लोन वगैरह लेते हैं, बोरोइंग करते हैं ना, लोन वगैरह लेना, या कहीं से उधार वगैरह, गुड्स वगैरह उधार लेना क्रेडिटर वगैरह से, तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज होती हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि हमने जो उधार लिया है, चाहे वो पैसों का उधार लिया हो, लोन वगैरह, या हमने किसी से गुड्स वगैरह उधार लिया हो, एक समय के बाद तो उनको उनका पैसा लौटाना ही है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि लायबिलिटीज मतलब ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, या यू कैन से डेट, जो आपको नियर फ्यूचर में पे करना है,
ठीक है। तो याद रखो कि लायबिलिटीज से भी पैसा आता है हमारे पास, क्योंकि लायबिलिटी से भी हमने कुछ ना कुछ बोरो तो किया है, पैसा आता है। अब देखो, इनकम से भी पैसा आता है, लायबिलिटी से भी पैसा आता है, और कैपिटल, जो ओनर, जो मालिक होते हैं बिजनेस के, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे भी तो पैसा आता है ना। तो वो भी बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो क्रेडिट, अब पर देखो मैंने लायबिलिटीज और कैपिटल अलग अलग इसलिए लिखी है बेटा, क्योंकि जो यहाँ ये लायबिलिटी है ये एक्सटर्नल है, ये हमने ना बिजनेस से बाहर जाकर लोगों को पे करना है। पर ये जो कैपिटल है ना, ये कैपिटल हमने पे करना है कल के दिन, बट ये अपने ओनर को पे करना है। दैट इज योर इंटरनल लायबिलिटी। एक आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है जो अपने बाहर, बिजनेस से बाहर जाकर थर्ड पार्टी को पे करना है। और कैपिटल किसको पे करना है कल के दिन, अपने ही ओनर को पे करना है। कल के दिन बिजनेस बंद हो गया तो ये कैपिटल आपको वापस करनी पड़ेगी अपने ओनर को। सो दैट इज नोन एज इंटरनल लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज है एक्सटर्नल, कैपिटल है इंटरनल, पर है दोनों लायबिलिटीज ही। पर क्योंकि एक एक्सटर्नल एक इंटरनल है, इसलिए मैंने दोनों को बाहर लिखा है। तो देखो, इनकम और लायबिलिटीज और कैपिटल से भी पैसा आता है, इसलिए इन तीनों के बैलेंसेस क्रेडिट हैं। समझ में आई आपको बात? तो एसेट और एक्सपेंस के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। और इनकम लायबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट। बट हाँ, कल के दिन किसी भी वजह से अगर एसेट डिक्रीज हो गए, या एक्सपेंस डिक्रीज हो गए, या इनकम लायबिलिटी कैपिटल आपकी डिक्रीज हो गई, तो इनके जो बैलेंसेस है वो अपोजिट हो जाते हैं, डेबिट से क्रेडिट हो जाते हैं। और जिनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनके डेबिट हो जाते हैं, अगर 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 ये आइटम्स क्या हो जाएं, आपके डिक्रीज हो जाएं। ठीक है। तो जिनके डेबिट बैलेंसेस हैं उनके क्रेडिट बैलेंस हो जाएंगे, जिनके क्रेडिट बैलेंस हैं उनके डेबिट बैलेंस हो जाएंगे। तो आपको ना मेन ये याद रखना है कि एसेट एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इनकम लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिट होती है, बट अगर ये डिक्रीज हो जाए तो इनके बैलेंसेस अपोजिट हो जाते हैं। बस आपको इतना बात यहाँ पर ध्यान में रखना है। बोलो, अंडरस्टूड हो गई ये बात? हाँ। बात करूँ ट्रेडिशनल रूल, तो ट्रेडिशनल रूल ये कहता है कि हम ना अपने अकाउंट को करने के लिए यहाँ पर 3 अकाउंट्स के थ्रू अकाउंटिंग करते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल, एक होता है नॉमिनल। बेसिकली रियल अकाउंट्स में सारे के सारे एसेट आते हैं, पर बैंक एंड डेटर को छोड़कर। और यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बट आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी आपके एसेट होते हैं। ये भी यहाँ रियल अकाउंट में नहीं आते, कहाँ आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। देखो, रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं, पर बैंक एंड डेटर को छोड़कर। क्यों? क्योंकि बैंक और डेटर का ना अपना खुद का एक स्टेटस होता है, खुद का अपना एक एंटिटी, अपना एक पहचान होता है। तो जिनका अपना खुद का पहचान, खुद का एक बोलते हैं ना कि एग्जिस्टेंस होता है, वो पर्सनल अकाउंट में जाते हैं, क्योंकि उनका अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस है, पर्सनल। ठीक है, पर्सनल। तो यहाँ पर याद रखो, बैंक एंड डेटर विल गोज टू पर्सनल अकाउंट। ओके। बट सारे के सारे बैंक एंड डेटर और आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस, ये आपके कहाँ जाते हैं, ये भी पर्सनल में ही आते हैं। मैं अभी डिस्कस करूंगा धीरे धीरे, अभी आप बने रहिए। ठीक है। फिर बात करूं, पर्सनल अकाउंट में सारी लाइबिलिटीज आती हैं इंक्लूडिंग बैंक एंड डेटर, क्योंकि बैंक एंड डेटर रियल में नहीं आते, तो बैंक एंड डेटर कहाँ आते हैं, आपके पर्सनल में। और नॉमिनल अकाउंट में सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस एंड इनकम। बोलो, बात समझ में आ गई? अगर मैं पर्सनल अकाउंट को एलोबरेट करूं, तो पर्सनल अकाउंट फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। आपने 11th में ये सब पढ़ा होगा, रियल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रियल पर्सनल वो होते हैं जो वाकई में किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखते हैं, जैसे राम, श्याम, गीता, मीता, सोहन, ठीक है, राजू, रीता, इनका अपना नाम है। जैसे मान लो आपने डेटर से पैसा लेना है, तो डेटर मान लो कोई व्यक्ति है, राम, श्याम, मोहन, ठीक है। या क्रेडिटर से आपने उधार लिया है, ठीक है, तो लाइक श्याम से उधार लिया है, मोहन से उधार लिया है, तो सब ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंध करते हैं, तो ये रियल पर्सनल में आएगा, यानी पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल का मतलब होता है कि जो प्योरली एज अ व्यक्ति की तरह बोलते हैं ना कि एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है, पर उनका जो सारा का सारा फीचर है वो एक पर्सन की तरह ही है। लाइक जैसे रिलायंस कंपनी की हम बात करते हैं, तो वो कोई लिविंग थिंग तो नहीं है ना, वो कोई व्यक्ति तो नहीं है, बट उसका खुद का अपना एक एंटिटी है, खुद का अपना एक पहचान है रिलायंस कंपनी का। टाटा कंपनी का खुद का अपना पहचान है, ठीक है, विप्रो, इन्फोसिस, इनका अपना खुद का पहचान है, महिंद्रा कंपनी अपना खुद का पहचान है, एप्पल कंपनी, सैमसंग कंपनी खुद का इनका अपना पहचान है। तो क्या ये कोई व्यक्ति है? नहीं। पर क्या इनकी अपनी खुद की एक पहचान है? हाँ। तो दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन। क्या आपको रिलायंस कंपनी या बोलते हैं ना एप्पल कंपनी कहीं रोड पर चलती फिरती हुई दिखाई देती है? नहीं। पर क्या रिलायंस, एप्पल कंपनी, टाटा, विप्रो, इन्फोसिस, क्या इनका अपना नाम है? यस। तो इनकी अपनी पहचान है, हाँ। तो इसलिए इनको आर्टिफिशियल पर्सनल में डाल दिया जाता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको रियल और आर्टिफिशियल भी समझ में आ गया होगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का मतलब होता है बेटा एक ऐसा अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात भी करूँ तो जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल पर्सनल के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, डेटर क्रेडिटर जैसे राम श्याम मोहन। आर्टिफिशियल पर्सनल के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कोई बैंक्स हो गया, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ठीक है, आपका देना बैंक, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब बैंक्स हैं आपके, ठीक है। तो इनकी अपनी खुद की एक पहचान होती है, पर दे आर नॉट अ लिविंग थिंग्स। ये किसी, बोलते हैं ना कि जीवित व्यक्तियों की तरह काम नहीं करते, नॉन लिविंग्स होते हैं, बट इनकी अपनी पहचान होती है, दैट्स वाई आर्टिफिशियल पर्सनल। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब ऐसी फाइनेंस कंपनी जो प्योरली बैंकिंग की तरह काम नहीं करती, जैसे मुथूट फाइनेंस ले लो, पिरामिल फाइनेंस ले लो, ठीक है। ऐसे बैंक, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोगों को लोन देने का काम तो करते हैं, बट प्योरली बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं करते, क्योंकि एक बैंक में ना लोग अपना पैसा भी जमा कर सकते हैं, तो वो बैंकिंग कंपनी है। पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में क्या होता है कि लोग अपना पैसा जमा नहीं कर सकते, डिपॉजिट्स नहीं कर सकते, बट यस लोन वगैरह ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक को लोन दे सकते हैं, उनसे रिकवरी कर सकते हैं लोन की, बट उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम एनबीएफसीज कहते हैं, ठीक है। कंपनीज हो गई जैसे टाटा, विप्रो, इन्फोसिस, है ना, अपना एप्पल कंपनी, सैमसंग कंपनी, पता है ना कंपनीज। तो अगर आप ने इनको पैसे देने हैं या इनसे पैसे लेने हैं, ठीक है, तो दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव में देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम, कैपिटल। अगर देखो बात करी जाए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम किससे रिलेट करता है? एक्सपेंस और इनकम से। एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम किससे रिलेट करता है? पर्टिकुलर एक्सपेंस और इनकम से। प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम किससे रिलेट करता है? एक्सपेंस और इनकम से। कैपिटल किससे रिलेट करता है? ओनर्स के फंड से, यानी ओनर से। सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बात करूं जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ना, बेसिक है, पता होना चाहिए, फिर आगे अकाउंटिंग करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस और ऐसी इनकम जो आपको ड्यू डेट पे, देखो हर एक एक्सपेंस और इनकम का ना अपना एक ड्यू डेट होता है बेटा, उस ड्यू डेट पर आते आते आपको उस एक्सपेंस और इनकम को पे करना होता है। बेसिकली हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, और मोस्टली जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर होता है। तो मार्च तक ना हमें अपना एक्सपेंस और इनकम पे करना होता है ड्यू डेट तक। ड्यू डेट कभी भी हो सकती है, बट अगर हमने अकाउंटिंग ईयर के एंड में कोई एक्सपेंस पे नहीं किया, ड्यू डेट उसके हमारे ही अकाउंटिंग ईयर में थी, यानी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर हमें उसे पे कर देना चाहिए था, बट हमने उसे पे नहीं किया, तो जब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बेटा हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। अगर वो एक्सपेंस अभी तक हमने पे नहीं किया तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाता है। इनकम हमने एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे नहीं करी तो वो आउटस्टैंडिंग इनकम बन जाती है। सॉरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने पे नहीं किया और आउटस्टैंडिंग इनकम हमने रिसीव्ड नहीं की, ठीक है, हमें मिल जाना चाहिए था इनकम बट मिला नहीं, हमने एक्सपेंस पे कर देना चाहिए था पर किया नहीं, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम होता है। एक्रूड एक्सपेंस और इनकम का मतलब होता है कि जैसे एक्रूड एक्सपेंस की बात करूँ कि एक्सपेंस अराइज हो गया बट आपने वो पे नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं किया पे? क्योंकि अभी तक उसकी ड्यू डेट ही नहीं आई। अब देखो आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, ड्यू डेट आ जाती है पर स्टिल आप वो एक्सपेंस पे नहीं कर रहे हो या वो इनकम अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, तो ड्यू डेट के बाद वो आउटस्टैंडिंग होता है। पर ड्यू डेट से पहले ही अगर आपको कोई एक्सपेंस और कोई इनकम अगर फील होता हुआ दिखाई दे कि यस मेरा एक्सपेंस हो रहा है, मेरी इनकम हो रही है, पर मैं ना उसे पे कर सकता हूँ एक्सपेंस को, ना मैं इनकम को रिसीव्ड कर सकता हूँ, तो उसको हम एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम कहते हैं। जहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, याद रखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? लाइबिलिटी, और आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है? एसेट। वहीं सेम एक्रूड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी, और एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। पर क्योंकि ये एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम, ये रिलेट करते हैं एक्सपेंस और इनकम से, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आते हैं। बात करें प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम की, तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसे एक्सपेंस जिसका ड्यू डेट भी नहीं आया बट आपने पहले ही पे कर दिया। अगर आप किसी एक्सपेंस को दिए हुए समय से पहले ही पे कर देते हो तो दैट इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस। और अगर आप इनकम, बोलते हैं ना कि ड्यू डेट से पहले ही रिसीव्ड कर लेते हो, यानी काम आपने किया नहीं, ठीक है, वर्क डन किया नहीं, आपने सामने वाले पार्टी को ना गुड्स बेचे ना सर्विसेज बेची, बट पहले ही इनकम रिसीव्ड कर ली, दैट इज नोन एज प्रीपेड इनकम। तो प्रीपेड एक्सपेंस, अगर आप किसी को एक्सपेंस एडवांस में पे कर दो तो ये आपका एसेट होता है बेटा, और कोई इनकम अगर आप एडवांस में रिसीव्ड करते हो
तो ये आपके लिए लाइबिलिटी होता है, क्योंकि आपने इनकम तो पहले रिसीव कर ली बट काम वगैरह आपने किया नहीं। दैट्स वाई मेरे बच्चे ये लाइबिलिटी बन जाता है। पर क्योंकि ये रिलेट करते हैं किससे, एक्सपेंस एंड इनकम से, रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंस एंड इनकम को, तभी तो प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड इनकम है ना, कि आपने एक्सपेंस को पहले पे कर दिया, इनकम को पहले रिसीव कर लिया, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आ जाता है। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। बात करें कैपिटल की, तो जो भी मालिक बिजनेस में कैपिटल लगाता है वो अपने ओनर को रिप्रेजेंट करती है कैपिटल, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आ जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे बच्चे इट विल कम्स टू पर्सनल अकाउंट। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल में मोस्टली एसेट्स आते हैं बैंक एंड डेटर को छोड़ के, और आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस भी आपका क्या होता है, एसेट। याद रखो, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट है, एक्रूड इनकम एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है। पर ये एसेट रियल में नहीं आते, कहाँ आते हैं, पर्सनल में, अंडर हेड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बोलो क्लियर हो गई बात? तो रियल अकाउंट में मोस्टली एसेट, बट कौन से एसेट नहीं आते, बैंक डेटर, आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम और आपके प्रीपेड एक्सपेंस, वो सब पर्सनल में आते हैं। और पर्सनल अकाउंट में क्या आती है, सारी की सारी लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग बैंक एंड डेटर एंड ऑल्सो आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स में सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और सारी इनकम्स क्रेडिट होती हैं। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखो रियल अकाउंट का रूल क्या है, कि डेबिट वर्ड कम्स इन, जो भी आपके पास एसेट्स आ रहे हैं डेबिट करो, एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो भी एसेट आपके पास से जा रहे हैं उन्हें क्रेडिट करो। यहाँ पर भी तो यही पढ़ा था, एसेट्स होते हैं डेबिट जब आते हैं, और जब जाते हैं डिक्रीज होते हैं एसेट, तो वो डेबिट के क्रेडिट हो जाते हैं, यानी अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही है। पर्सनल में देखिए, डेबिट द रिसीवर, जिनसे पैसा लेना है उन्हें डेबिट करो, तो ऑब्वियस सी बात है मॉडर्न में भी यही होता है, जिनसे पैसा लेना है टेक्निकली वो हमारे एसेट हैं, क्योंकि वो हमारे डेटर्स वगैरह हैं, तो एसेट्स हैं, तो ऑल एसेट्स आर डेबिट। तो यहाँ पे भी लिखा है डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर, जिनको देना है उनको क्रेडिट करो। अब जिनको देना है वो कौन होंगे, वो लाइबिलिटीज होंगी हमारे लिए, तो सारी लाइबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट। देखो क्रेडिट द गिवर, तो दिक्कत क्या है? और नॉमिनल अकाउंट में सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं, सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, एंड सारी इनकम्स क्या होती हैं, क्रेडिट। तो देखो सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, और सारी इनकम्स क्या होती हैं, क्रेडिट। तो ये मॉडर्न में भी पढ़ा, तो इसलिए ना मैंने आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ओवरव्यू दे दिया है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल का, बट हमें अपनी अकाउंटिंग करनी किससे है, मॉडर्न से। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो देखो अब ना हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो कि बिलोंग करता है यूनिट नंबर 1, यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप हमसे। आई होप सो कि आप इस लेक्चर को पढ़ेंगे। दिस इज द बेसिक ओवरव्यू कि यस, आप जब क्लास 12th में जा रहे हो तो आपको क्लास 12th में क्या क्या किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। एंड आई होप सो कि आप इस पूरे सेशन में डिसिप्लिन, बोलते ना कि सिस्टमैटिक तरीके से, और बोलते ना कि डेडिकेशन के साथ आप अपने लेक्चर्स देखोगे और पढ़ाई करोगे अच्छे से। ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पर अपना बेटा क्लास ओवर करता हूँ। नेक्स्ट क्लास से मेरे बच्चे मैं आपको अपना लेक्चर देना स्टार्ट करूँगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। टाटा बाय बाय, सही होना।